हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब जानेंगे ये एनसीईआरटी का आपका सेकंड थ्योरम है ना, जिसका नाम दिया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और इसको कुछ लोग संक्षिप्त में यानी एब्रिविएशन के तौर पर एफटीए भी कहते हैं। तो इस थ्योरम को देखिए क्या कर रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, मैं बतला दूं कि कंपोजिट नंबर किसको कहा जाता है, जो भी नंबर जो 1 के अलावा दो नंबरों से कम डिविजिबल हो। जैसे 6 जो है 1 से भी डिविजिबल है, और 1 के अलावा आपका 2 और 3 से डिविजिबल होगा, है ना। जैसे कि 4 जो है 1 के अलावा एक 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी। तो 6 और 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कंपोजिट नंबर समझ गए होंगे, है ना। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यानी कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को आप लोग एक्सप्रेस यानी कि फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फिर कह रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और उसका जो फैक्टराइजेशन होगा यूनिक होगा। कब? तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स, जिसमें प्राइम फैक्टर अकर्स होता है, अगर उसके ऑर्डर को इग्नोर कर दिया जाए तो उसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, यूनिक होगा। अब हम लोग इसको एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे कि आपको मतला दूं कि एक कंपोजिट नंबर मान लीजिए 6 ली, है ना। तो 6 को 1 into 6 लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं हुआ। देख सकते हैं कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं हुआ, इसलिए कि 6 प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए 6 को अगर हम लोग 2 into 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 6 को देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया, चूंकि ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। प्राइम नंबर तो जानते हैं किसको कहा जाता है, जो नंबर 1 या अपने आप से डिविजिबल हो उसी को हम लोग प्राइम कहेंगे। तो यहाँ पे 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो देख सकते हैं 6 को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, है ना। जो कंपोजिट नंबर था 6, और इस कंपोजिट नंबर को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिए। फिर कह रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो 6 को कोई कहेगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 2। तो एक यहाँ पे भी हुआ इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और एक यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हुआ। तो एक ये फैक्टराइजेशन, एक ये। तो कोई कहेगा ना कि 6 का नहीं, जो इसका 2 फैक्टराइजेशन हुआ, एक 2 into 3 होगा तो एक 3 into 2 होगा। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, उसका फैक्टराइजेशन यूनिक कब कहलाएगा, तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर्स, यानी कि जिसमें प्राइम फैक्टर ऑकर्स हो रहे हैं, ये सब प्राइम फैक्टर है। तो एक ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे ये प्री फैक्टर है और ये आपका क्या है, पोस्ट फैक्टर है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहाँ पे 3 जो है प्री फैक्टर है, 2 जो है पोस्ट फैक्टर है, यानी बाद में है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा ऑर्डर अलग अलग है, ये फर्स्ट में है, सेकंड में, ये फर्स्ट में, सेकंड में। तो वही कह रहा है कि अगर उसके ऑर्डर को अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर, जिसमें प्राइम फैक्टर ऑकर्स हो रहा है, अगर उसके ऑर्डर को, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड बने हुए हैं यहाँ पे, अगर इसको नजरअंदाज कर दे तो ये दोनों क्या कहलाएगा, सेम कहलाएगा। यानी 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही माना जाएगा। यानी 2 into 3 लिख दीजिए, और चाहे 3 into क्या लिख दीजिए, 2, एक ही माना जाएगा। लेकिन उसका मेन लिखने का तरीका यही है ना, कि आप लोग सबसे पहले छोटा को लिखेंगे और फिर उसके बाद में उससे बड़ा या उसके से बराबर को लिखेंगे, बड़ा या उससे बराबर को लिखेंगे, है ना। यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो यही बेहतर तरीका है। एक ध्यान रहे आप लोग को मैं और चीज बतला दूं कि आपको बहुत बार मिलेगा कि एवरी कंपोजिट नंबर की जगह, ये जो कंपोजिट नंबर देख रहे हैं वहां पे आपको मिलेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना। यानी कि कोई प्रत्येक नंबर जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा कैन बी एक्सप्रेस, यानी कि फैक्टराइज एज इटसेल्फ या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि जो भी नंबर 2 या 2 से बड़ा होगा उसको आप अपने आप में या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस होगा। जब कंपोजिट नंबर की जगह आप लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखेंगे तो कैन बी एक्सप्रेस एज इटसेल्फ एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जैसे आपको कोई कहे कि 2 हो, इसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन पूछे तो ये खुद क्या हो गया, 2 हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे भी बहुत जगह मेंशन किया हुआ रहता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में बतला दूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और भी बहुत नामों से जाना जाता है। देख सकते हैं एफटीए ऑल्सो कॉल्ड द यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, या इसको यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है ना। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ और हिस्ट्री बतलाना चाहता हूँ। हिस्ट्री को जानना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी की टर्म मेंशन हुआ है, एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है। कहला इन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ थ्योरम 1.2, जो आपने अभी 1.2 थ्योरम पढ़ा है ना, उसका इक्विवेलेंट वर्जन जो था वह संभवतः उसको फर्स्ट जो रिकॉर्ड किया गया था यूक्लिड्स का, जो एक फेमस ट्रीटिस था जिसका नाम यूक्लिड्स एलिमेंट दिया गया था। आप क्लास 9 में पढ़े थे यूक्लिड ज्योमेट्री में, तो उनका जो फेमस ट्रीटिस था यूक्लिड्स एलिमेंट्स, उसमें 13 चैप्टर था। प्रत्येक चैप्टर को एक बुक कहता था। तो उसका जो 9 नंबर बुक था उसके 14 नंबर प्रोपोजिशन में, यानी कि 1.2 के इक्विवेलेंट वर्जन जो था रिकॉर्ड किया
गया था, जो बाद में चल के उसको क्या बतलाया गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, बाद में चल के उसको क्या बतलाया गया आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बतलाया गया है ना। और मैं आप लोग को ये भी बतला दूं कि जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बाद में चलकर क्यों बना, मैं बतलाऊंगा आपको है ना। यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट करेक्ट प्रूफ जो दिया गया था ना, यानी कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देख रहे हैं, उसका जो पहला जो करेक्ट प्रूफ जो था उन्होंने दिया था जो जर्मन मैथमेटिशियन थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस इनका नाम था, जर्मन मैथमेटिशियन। इन्होंने ही सबसे पहले करेक्ट प्रूफ दिया था इस थ्योरम का है ना, जो अपने किताब में डिस्क्विजिशंस अरिथमेटिका में उन्होंने क्या किया था, उसको मेंशन किया हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूं, एक बात और ध्यान रखेंगे कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो थे, इनको हम लोग प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन भी कहते हैं ना, यानी कि ये प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन थे है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जर्मन जो मैथमेटिशियन थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इनका ये जो जीवन काल है दिया हुआ है ना, 1777 से लेकर 1855 तक, जो देख सकते हैं उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, जो मैथमेटिक्स है क्वीन ऑफ साइंस, और नंबर थ्योरी इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। यही नंबर थ्योरी जो आप रियल नंबर में नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं ना, ये नंबर थ्योरी है, मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। रियल नंबर यही नंबर थ्योरी का ये एक पार्ट है। तो उन्होंने कहा था कि नंबर थ्योरी जो होगा क्वीन ऑफ क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देंगे, ये कंजेक्चर वर्ड जो है ये नया नहीं है। कंजेक्चर वर्ड्स को पहले क्लास 9 में भी आपको बतलाया गया था ना, कि कोई भी स्टेटमेंट जिसको जो सही तो लग रहा हो है ना, कोई भी स्टेटमेंट जो सही लग रहा हो, आप किसी तरह से उसको जांच पड़ताल किसी तरह से एक्सपेरिमेंट में पा रहे हैं कि वह सही है, लेकिन आप उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए कि वह कंजेक्चर है। जैसे ही उसको प्रूफ कर देंगे तो वह थ्योरम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने अपने हिसाब से बतला दिया। अब देखिए क्या लिख रहा है, स्टेटमेंट दैट माइट बी ट्रू, यानी कि जिसको आप ट्रू तो मान सकते हैं, बेस्ड ऑन सम रिसर्च या रीजनिंग, कुछ लॉजिकल या रिसर्च के आधार पर आप उसको सही तो मान सकते हैं, बट इज नॉट प्रूवन, लेकिन उसको अभी तक प्रूफ नहीं किए हैं, तो वही कंजेक्चर होगा। जैसे ही इसको प्रूव कर देते हैं हम लोग थ्योरम के रूप में उसको मान लेते हैं। तो उसी तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी पहले एज ए कंजेक्चर के तौर पर था है ना, और बाद में वो क्या बन गया, थ्योरम का रूप हासिल कर लिया। उसके बाद में मैं बतला रहा हूं कि एनसीईआरटी में कुछ और तरीका भी मेंशन किया गया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज आल्सो स्टेटेड इन द फ्लोइंग फॉर्म है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को और भी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में लिख रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कह रहा है कि नेचुरल नंबर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक नेचुरल नंबर देख रहे थे 6 जो था, इस नेचुरल नंबर को आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। यहाँ पे लिख रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा यूनिक होगा। कब, जब एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, जब उसके ऑर्डर को आप क्या कर देंगे, उसके फैक्टर के ऑर्डर को अगर आप लोग उसके फैक्टर के अगर ऑर्डर को आप लोग इग्नोर कर देंगे है ना, जैसे 2 पहले है यहाँ 3 बाद में, अगर इसके ऑर्डर को क्या कर देंगे, इसके ऑर्डर को अगर आप लोग इग्नोर कर देंगे तो निश्चित रूप से इस नेचुरल नंबर का जो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ध्यान रखेंगे यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह क्या बोलेंगे तो बेहतर होगा, इसलिए कि 1 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा है ना। तो कोई विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिख देंगे तो बेहतर होगा, ये तो फिर सही हो जाएगा। नहीं तो फिर 1 के रूप में कोई विद्यार्थी लेकर इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर सकता है ना। तो इसीलिए आप बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इज फैक्टर। कुछ लोग इसको जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे इन जनरल में, तो गिवन ए कंपोजिट नंबर x, वो कंपोजिट नंबर को x मान लिया, वी फैक्टराइज इट एज x, और उसको आप उस x को कह रहा है तो फिर आप इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, जहां p1 p2 pn जो क्या होगा प्राइम नंबर्स होगा है ना, और उसको जो आप लोग लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। ये असेंडिंग में पहले p1 है, फिर उसके बराबर जो होगा, फिर उसको जैसे यहाँ देखिए 6 को हमने यहाँ पे लिखा है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 6 को लिखा है ना, देखिए 6 को लिखा तो 2 इंटू कितना हुआ 3, तो इसको मान लीजिए x है, ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम हो गया p1, ये फिर क्या होगा p2, वैसे ही बड़ा नंबर होगा तो और भी बहुत सारा यहाँ पे नंबर मिलते जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का p1 p2 क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जनरल फॉर्म भी क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे।